हेलो। हाय फ्रेंड्स। जैसा आप जानते हैं मैं आर के श्रोता। मैंने एमबीबीएस किया है, उसके बाद मैंने डीसीएच किया और उसके बाद मैंने एमडी पीडियाट्रिक्स किया। मैंने पीडियाट्रिक्स एससीबी मेडिकल कॉलेज कटक से किया है। ये वीडियो एक अलग तरह का वीडियो है क्योंकि इसमें मैं पढ़ाई से रिलेटेड नहीं बल्कि कुछ और चीज़ डिस्कस करूँगा। एक्चुअली इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा अपने बॉन्ड पोस्टिंग के बारे में जो कि मैंने किया था। जैसे कि उड़ीसा में क्या है कि अगर आप एमडी कर लोगे उसके बाद 2 साल का कंपलसरी बॉन्ड पोस्टिंग है। उसमें 1 साल पोस्टिंग होता है पेरीफेरी में जो कि किसी भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में तो जनरली नहीं होता, लेकिन आपको सब डिवीजन हॉस्पिटल या फिर सीएससी में हो सकता है, डीएचएच में भी होता है, यानी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में भी हो सकता है। और इसके अलावा 1 साल का पोस्टिंग आपका रेसिडेंसी का होता है जो कि एज इक्विवेलेंट है सीनियर रेसिडेंट के। तो ये जो वीडियो है ये मैं बना रहा हूँ इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था जब मैं पेरीफेरी में पोस्टिंग में था। वहाँ पे मैंने क्या प्रॉब्लम्स फेस की, मैं कुछ कितने का सोल्यूशन कर पाया, कुछ मैं नहीं कर पाया, मैंने क्या गलतियाँ की। तो ये वीडियो जिन्होंने भी एमडी के जिनको भी एमडी या एमबीबीएस का बॉन्ड सर्व करना है उनके लिए थोड़ा हेल्पफुल होगा। अगर आप पूरा वीडियो देखेगा तो आपको इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं बताऊंगा, कुछ मज़ेदार चीज़ें बताऊंगा, कुछ प्रॉब्लम्स बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वो लोग जो कि नहीं जानते हैं कि बॉन्ड क्या होता है। बॉन्ड एक सिस्टम है जिसमें कि एमबीबीएस या एमडी और एमएस के बाद अब तो डीएम और एमसीएच के बाद भी होता है। आपकी पोस्टिंग 1 साल या 2 साल या ज़्यादा भी हो सकती है, उसके लिए गवर्नमेंट अपने हिसाब से कर सकती है। और इसका बॉन्ड ब्रेकिंग अमाउंट अलग अलग स्टेट में अलग अलग है, लेकिन इन जनरल ये बहुत ज़्यादा होता है जो कि मैक्सिमम लोग नहीं दे पाते हैं। तो मैंने उड़ीसा में एमबीबीएस पीजी लिया था 2017 से 2020 बैच में, एमडी पीडियाट्रिक्स लिया था। मेरा रैंक था 2176। ऐसा नहीं कि उस साल मेरे को बाकी मेडिकल कॉलेज नहीं मिल रहे थे, लेकिन मेरे रैंक के हिसाब से जितने भी मेडिकल कॉलेज थे सारों में कहीं कुछ ना कुछ तरह का बॉन्ड था ही। तो सब में देखा जाए तो एससीबी मेडिकल कॉलेज एक बढ़िया पीडियाट्रिक्स कॉलेज है, तो इसलिए मैंने चूज़ किया। और एक बात और भी था, मैंने सोचा नहीं था कि बॉन्ड कभी एप्लीकेबल होगा। मैंने तो सोचा था ठीक है बॉन्ड का वो नॉर्मल फॉर्मेलिटी होगा और एप्लीकेबल होगा या नहीं ये देखेंगे बाद में, अगर होगा तो सोचेंगे। यही सोच के एक्चुअली सबको एडमिशन लेता था, लेकिन किसको पता था क्या होने वाला है। तो जब मेरा सेशन ख़त्म हुआ 2020 में, उसी साल कोविड आ गया और कोविड के बाद समय तो डॉक्टरों की भारी कमी थी पूरे कंट्री में, तो गवर्नमेंट ने बॉन्ड इम्प्लीमेंट कर दिया। वो अच्छा टाइम नहीं था मेरे लिए। मतलब एक तो मैं ऑलरेडी मैरिड था, मेरी बेटी थी 2.5 साल की, फिर उनको छोड़ के कहीं और पेरीफेरी में जाना ये भी एक आसान काम नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि बॉन्ड जो है उन लोगों के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मान लो आप उड़ीसा के रहने वाले हो और आपको उड़ीसा में बॉन्ड लग गया, या आप बिहार के रहने वाले हो और बिहार में ही बॉन्ड है, तो उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि आपको लैंग्वेज जाना पहचाना है। बहुत लोग होंगे आपके रिलेटिव जो वहाँ पे जान पहचान के आपको मिल जाएंगे। लेकिन जैसे मान लो जैसे मैं मान लो बिहार और यूपी साइड का हूँ, तो मैं यहाँ पे आ गया तो मैंने तो ये मेरे लिए बिल्कुल एक नया जगह है। मैंने उड़िया सीखा किसी तरह से, और फिर आप इंटीरियर्स में जाओगे तो उसमें और अलग अलग तरह के चैलेंजेस आते हैं। तो ये तो प्रॉब्लम थी, पर जो भी हो अब तो हो गया। अब तो बॉन्ड का पोस्टिंग आ गया। मेरा पोस्टिंग था एक सब डिवीजन हॉस्पिटल था जो कि कटक, जहाँ पे मैं रहता था उस समय, वहाँ से ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर दूर था। मैं सच बोलूँ तो यार बहुत डरा हुआ था। मैंने सोचा क्या करूँगा जाके, मैं तो इतना दिन हो गया। मतलब प्रॉब्लम क्या है कि पेरीफेरी में अगर आप जाओगे तो आप वहाँ पे सिर्फ एक स्पेशलिस्ट नहीं हो। जैसे कि मैंने मान लीजिए पीडियाट्रिक्स में किया है एमडी, तो ऐसा नहीं कि मैं वहाँ पे सिर्फ पीडियाट्रिक्स पेशेंट देखूंगा, वहाँ मेरे को सब कुछ देखना होगा, यानी मेडिसिन, सर्जरी, ऑब्स्गाइनी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, सब कुछ। एटलीस्ट बेसिक मैनेजमेंट जो है वो मेरे को करना होगा, उसके बाद ही मैं रेफर कर सकता हूँ या ये आगे बढ़ सकता हूँ। तो मैं वहाँ गया। मैं सोचा कि बहुत जगह क्या होता है कि जैसे जो छोटे छोटे हॉस्पिटल होते हैं, स्पेशली पीएचसी होते हैं, वहाँ पे पेशेंट लोड कम होता है, तो वहाँ लोग जाते हैं और ड्यूटी कंटिन्यूस कर लेते हैं। मान लीजिए आपकी ड्यूटी है तो आप 48 आवर्स पे कंटिन्यूस कर सकते हो, 4-5 डॉक्टर हैं तो आप मैनेज कर सकते हो, पेशेंट लोड कम है। लेकिन जहाँ मैं सब डिवीजन हॉस्पिटल में था वहाँ तो पेशेंट लोड यार इतना था कि मतलब मैं तो डर गया। मतलब दिन में मैं पहले 2 दिन देखा तो 1 से 8, यानी जो सेकेंड हाफ जो डे वाला शिफ्ट था उसमें 100 से ज़्यादा पेशेंट आते थे।
तो ये वाला प्लान जो मैंने सोचा था कि मैं 2 दिन ड्यूटी करूँगा या 3 दिन फिर वापस चला जाऊँगा, वो तो गया। दूसरा प्रॉब्लम क्या था कि जैसे कि पेरीफेरी में 2 तरह का डॉक्टर का डिमांड बहुत ज़्यादा है। एक है ऑप्स गायनी वाले और एक है पीडियाट्रिक्स वाले। जैसे कि मेडिसिन केस जो है वो एक एमबीबीएस डॉक्टर भी मैनेज कर सकते हैं। सर्जरी केस जो होता है उसमें इंजरी है तो आप बेसिक ट्रीटमेंट या फिर वुंड ड्रेसिंग करके, सूचरिंग करके, जो कि मेनली ड्रेसर करते हैं, आप भेज सकते हो, रेफर कर सकते हो। पर प्रॉब्लम है कि न्यूबॉर्न केसेस में और कोई देखता ही नहीं है, वो रिस्क नहीं लेते। वो हमेशा बोलेंगे कि नहीं आप इसको पीडियाट्रिशियन को ही दिखाओ, हम नहीं देखेंगे इसको। और जब तक कोई अवेलेबल नहीं है तो फिर भी वो लोग मैनेज कर लेते हैं। लेकिन एक बार जान जाते हैं कि कोई आ गया है फिर तो आप ही को देखना पड़ेगा सब कुछ। उसी तरह ऑप्स गायनी में भी है, क्योंकि डिलीवरी तो होनी ही है और फिर कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं ढेर सारे। पीपीएच हो जाता है बहुत का, जो होता है उसमें ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ डिलीवरी बहुत बच्चों का डेथ हो जाता है। तो ये 2 ब्रांच में आप मतलब आपका केस आप ही देख पाओगे, बाकी कोई मुश्किल है मैनेज करना, स्पेशली न्यूबॉर्न केस में या इन्फेंटाइल एज ग्रुप में, और सेकेंड है गायनेकोलॉजी केस में। चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे मैं समझ रहा था कैसा है। बहुत लोग मेरे को, मैं चूंकि उड़ीसा में ऑलरेडी 3 साल गुजार चुका था तो मेरे को उड़िया ठीक ठाक आता था। मतलब एटलीस्ट इतना आता था कि मैं अपने पीडियाट्रिक पेशेंट से बात कर सकूं, उनके प्रॉब्लम को समझ सकूं और उनका ट्रीटमेंट दे सकूं। अब वहाँ तो सब तरह के पेशेंट थे तो सबका कंप्लेन अलग अलग। जैसे कि मान लो जैसे नंबनेस जिसको बोलते हैं, जो न्यूरोपैथी में होता है, तो मैं समझ ही नहीं पाया नंबनेस के लिए कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं। ऐसे ही मान लो सर्जिकल केस के लिए जैसे वो यूज करते थे एनल फिशर के लिए या फिर पाइल्स के लिए, तो मेरे को समझ ही नहीं आता था कौन सा वर्ड है। फिर भी धीरे धीरे मैंने समझना शुरू किया। बहुत लोगों को लगता था ये तो नए हैं डॉक्टर साहब, तो इनको उतना पता नहीं है उड़िया के बारे में। तो मैं भी सोचता चलो बढ़िया है, कम कम करना पड़ेगा पर ठीक है, फिर भी चल रहा था जीवन उसी में। सबसे अच्छा बात क्या हुआ कि जब मैं वहाँ गया तो अचानक से वहाँ पे पहले कोई पीडियाट्रिक का डॉक्टर नहीं थे। तो मैं मतलब थे लेकिन उनकी पोस्ट ट्रांसफ़र हो चुका था। तो मैं ऑलमोस्ट 5 to 6 मंथ्स के बाद वहाँ पे एक पीडियाट्रिशियन गया था। तो उस एरिया में मैंने एक क्वालिफाइड पीडियाट्रिशियन मैं ही था। तो लोग मेरे को धीरे धीरे करके पहचानने लगे। स्टार्टिंग में तो मेडिकल स्टोर वाले भी बहुत है, वो बोले कि सर आप मेरे यहाँ बैठ जाओ या आप मेरे यहाँ बैठ जाओ। क्योंकि उड़ीसा में क्या है कि आप रेसिडेंसी में आप जब आप टीचर बन जाते हो उस समय आप प्राइवेट प्रैक्टिस अलाउड है, या फिर आप पेरीफेरी में काम कर रहे हो तभी भी अलाउड है, ऐसा कोई मना नहीं है। पर यार मैं तो डरा हुआ था। मैं बोला क्या यार, मैं तो अभी आया हूँ, क्या फालतू में मेरे को फंसा रहा हूँ, मैं तो समझ नहीं, मैं तो भागने के फिराक में हूँ, कैसे घर जाऊँगा और तुम यहाँ पे मेरे को बोल रहे हो बैठो सर। वो हमेशा उस समय मेरे को बहुत अच्छा लगता था, इज्जत मिलता था थोड़ा कि डॉक्टर साहब आए हैं, कटक से आए हैं और पीडियाट्रिशियन हैं। तो वो मेरे को खूब आवभगत करते थे, चिकन मटन ला के देते रहते थे, अगल बगल वाले भी खिलाते रहते थे। ठीक था स्टार्टिंग फेज। फिर लेकिन जैसा हमेशा होता है कि कुछ दिनों के बाद फिर प्रॉब्लम्स तो धीरे धीरे होता है। तो मैं स्टार्टिंग के जो कुछ प्रॉब्लम मैं फेस किया उसके बारे में बता रहा हूँ। पहला तो ये था कि उस समय मेरे को हॉस्पिटल के अंदर क्वार्टर था, पर उस समय एक सर ऑलरेडी रह रहे थे। तो इसीलिए मैंने ही बोला जब सर चले जाएंगे उसके बाद मैं वहाँ शिफ्ट कर जाऊँगा। उस बीच में ऑलमोस्ट हॉस्पिटल से वॉकिंग डिस्टेंस पे बाहर रूम लेके रह रहा था। ये कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, सबसे बड़ा इशू होता है जो भी लड़के या जो भी हम लोग MBBS या PG करके जाते हैं पेरीफेरी में, वो होता है मेडिको लीगल केसेस का। मतलब कि जैसे कि आप अगर पेरीफेरी में हो, जैसे मेरे सब डिवीजन हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम भी होता था और साथ में रेप विक्टिम और एक्यूज एग्जामिनेशन भी होता था, और इंजरी रिपोर्ट तो खैर हर जगह होता है। अब प्रॉब्लम क्या था कि यार मैं तो FMT पढ़े हुए, मेरे कितने साल हो गए, 10 साल पहले मैंने पढ़ा था। और सच बोलूँ तो यार MBBS में कौन ही देखता है पोस्टमार्टम, कैसे करते हैं क्या नहीं करते हैं। तो मेरे को बहुत डर लग रहा था कैसे करूँगा। तो मैंने जाके अपने इंचार्ज से थोड़ा बात किया। मैंने बोला सर मैं ऐसे भी आउट ऑफ स्टेट का हूँ, तो आप मेरे को इससे एग्जाम्प्ट कीजिए। तो उन्होंने भी समझ गया, क्योंकि जनरली क्या होता है कि मर्डर केसेस में और रेप एक्यूज एग्जामिनेशन जो हम लोग जनरली करते हैं, एक्यूज एग्जामिनेशन, विक्टिम एग्जामिनेशन तो गायनेकोलॉजिस्ट करते हैं, तो वहाँ ऑलरेडी 2 गायनेकोलॉजिस्ट पोस्टेड थे, तो वो इशू नहीं था। तो लेकिन रेप एक्यूज एग्जामिनेशन और पोस्टमार्टम केसेस में, इन सब केसेस में तो आपको मेडिको लीगल कॉल आते रहेंगे, आपको सालों साल बाद तक आते रहते हैं। तो सर मान गए, तो वो बोले ठीक है ये आप दोनों छोड़ दो, लेकिन इंजरी रिपोर्ट तो आपको लिखना पड़ेगा। अब इंजरी रिपोर्ट मतलब जैसे कि आप देखोगे, हम लोग जब FMT में पढ़ा करते थे कि
जैसे कि किसी को इंजरी हो गया, किसी भी तरह से इंजरी हो सकता है, किसी ने डंडा से पीट दिया या झापड़ से मार दिया या किसी पत्थर से मार दिया, तलवार से मार दिया, तो आपको एक पुलिस रिपोर्ट बनाना पड़ता है जिसमें आपको टाइप ऑफ इंजरी, नेचर ऑफ इंजरी, टाइम सिंस इंजरी, ये सब आपको लिखना पड़ेगा। अब ये तो मेरे लिए पहली बार था, मैं तो समझ नहीं पा रहा था कि कैसे करूँगा। फिर मैंने अपने जो सीनियर्स थे उनसे पूछा, देखा उनका प्रिस्क्रिप्शन, धीरे धीरे करके मैं भी उन्हीं की तरह मतलब जैसे वो लिखते थे लिखा। कुछ बहुत गलतियाँ भी हुई, फिर धीरे धीरे करके सीखा उसी में। इसी बीच मैंने सोचा कि यार ऐसे तो नहीं चलेगा, तो मैंने सोचा चलो बुक खरीद लेते हैं। तो मैंने फॉरेंसिक की एक बुक खरीदी, वो बुक मेरे को बहुत हेल्प की। इसके अलावा मैंने फॉरेंसिक के एक मेरे जो जूनियर था उससे मैं अक्सर टच में रहा करता था कि अगर कोई प्रॉब्लम हो गया, जैसे मान लो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इस इंजरी को डिस्क्राइब कैसे करना है या इसके बारे में क्या लिखना है, तो मैं उसको कॉल करके पूछा करता था, उसने ही बहुत हेल्प किया। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आप मान लो ऐसे केसेस से फंस जाते हो तो आप अपने सीनियर को कॉल करो। बेटर है कि आप अपने ओर से सेफ्टी रखो, मतलब आप अगर आपके वहाँ जो सीनियर हैं वहाँ से बात कर सकते हो। जो जनरली लोग पुराने एक्सपीरियंस रहते हैं वो आपको गाइड कर देंगे कि देखो इसमें इंजरी है, इसमें सिंपल है या ग्रीवियस है, ये आपको बता देंगे। धीरे धीरे विथ एक्सपीरियंस आ जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, एक्सपीरियंस आने में टाइम लगता है। एनीवेज, इसके अलावा और भी कुछ कुछ मेडिकल इशू जो आप सोचे नहीं वैसे आते हैं। जैसे कि एक आता है जो बोलते हैं कि हमको सर आप छुट्टी दे दो, मतलब हमको मेडिकल लीव दे दो, बेड रेस्ट दे दो। तो मैंने यार मेरे को समझ में नहीं आता था, तो मैं बोलता था यार मैं टेम्प्रोरी डॉक्टर हूँ यहाँ पे 1 साल के लिए, आप किसी सीनियर से करा लो। एक मैं बहुत ही मजेदार इंसिडेंट सुनाता हूँ। उस समय कोविड चल रहा था, तो हमारे एक पेशेंट, वो बोले कि मेरे को बेड रेस्ट चाहिए। तो मैं था और एक मेरे सीनियर थे, तो मैं बोला, ऐसे ही पूछा कितना दिन का, उसने बोला 4 महीने का। मैंने बोला 4 महीना किस लिए? तो बोला सर देखो कोविड चल रहा है अभी, और मैं कोविड में हॉस्पिटल मैं अपने काम पे नहीं जाना चाहता, और ऐसे भी मेरा 3-4 महीने बाद रिटायरमेंट है, तो मैं इससे मरना नहीं चाहता, इसीलिए आप किसी तरह करके मेरा ये कर दो। मैं बोला क्या यार, मैंने ऐसे आपको मिलते रहेंगे पेरीफेरी में, आपको किसी तरह से उन लोगों को मैनेज करते रहना है। नहीं तो कई बार वो लोग झगड़ा पे उतार हो जाते हैं कि आप क्यों नहीं लिख रहे हो, कैसे नहीं लिख रहे हो। कोविड बहुत चल रहा था, तो बहुत लोग आते थे कि उस समय तो मूवमेंट अलाउड नहीं था, तो बोलते थे कि सर आप लिख दो कुछ कि मेरे को कुछ बीमारी है और आप मेरे को रेफर कर दो। अरे यार ये मैं बोलते कैसे चलेगा ऐसे, तुम तो पेशेंट भी नहीं हो, तुम तो बिल्कुल ठीक हो। बोला नहीं सर आप लिख दोगे तो हम चले जाएंगे दूसरी जगह, हम ट्रैवल कर पाएंगे ये दिखा के। एक बार तो ऐसा हुआ कि एक आदमी डेथ होके आया था, तो वो बोल रहे थे कि हमने ब्रॉड डेथ डिक्लेयर किया। वो बोल रहे थे कि नहीं सर आप ऐसा करो कि हम लिख दो कि ये इनको पहले कोविड का कोई सिम्टम नहीं था, तो हम इनको मुक्ति धाम ले जाके पूरी जाके इनका दाह संस्कार करेंगे। मैं बोला यार क्या यार, कोविड चल रहा है इसमें तुम जाना चाहते हो। फिर भी चलो इसी में आदमी किसी तरह करके मैनेज करते हैं। तो एक्चुअली क्या है, मेडिको लीगल इश्यूज आपको फेस करने पड़ेंगे अगर आप पेरीफेरी में हो तो। और बेटर है, मेरा ये सजेशन है कि आप एक बुक खरीद लो, रेड्डी की बुक है, बढ़िया बुक है। उसके अलावा जो है आप किसी सीनियर या जूनियर जो कि फॉरेंसिक में जो पीजी कर रहा है या जो रेसिडेंस है उससे कांटेक्ट में रहोगे तो आपको फ़ायदा होगा। और जो आपके वहाँ के लोकल सीनियर भी हैं वो भी आपको बहुत हेल्प करेंगे। चलो अब ये तो एक तरह हो गया। अब दूसरा आ गया, एक प्रॉब्लम तो मैंने किसी तरह करके धीरे धीरे करके इसको मैंने सोल्यूशन निकाल लिया, पर अभी पूरा प्रॉब्लम आते रहते हैं लाइफ में। वो था जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि जैसे कि आपको अब सब तरह के पेशेंट देखने हैं, डायबिटीज, हाइपरटेंशन। अब मैं तो पीडियाट्रिक्स एज ग्रुप में तो क्या डायबिटीज हाइपरटेंशन तो कुछ आते नहीं है, और साथ में बर्न केस, इंजरी केस, इसके अलावा ऑप्स गायने के पीपीएच, ये सब आपको देखना रहता है। गायनेकोलॉजिकल केस जनरली वहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट रहते हैं जो मैनेज करते हैं, या सिस्टर लोग ट्रेंड रहती है, लेकिन आपको कई बार असिस्ट करना पड़ सकता है। और कई बार इसमें इशू हो जाता है क्योंकि जैसे स्ट्रोक केसेस आते हैं बहुत, तो स्ट्रोक केस के लिए आपको मेंटली रेडी रहना पड़ेगा क्योंकि स्ट्रोक केस तो हमेशा आएगा। उसके अलावा मायोकार्डियल इन्फेक्शन, मतलब ये मैं सलाह दे रहा हूँ उन लोगों के लिए जो कि एमडी मेडिसिन से रिलेटेड नहीं है। जैसे मान लो जैसे मैं खुद पीडियाट्रिशियन, इसके अलावा जो मेरा ऑप्थेल के लड़के की पोस्टिंग हुई थी, या स्किन के भी पीजी की पोस्टिंग थी उधर, तो वो लोग ने तो कभी देखा नहीं होगा, इतने साल हो गए किए हुए। तो इसके लिए मैंने क्या किया था कि मैंने अपने 2 जूनियर से बात किया था जो कि एमडी मेडिसिन रेसिडेंसी कर रहे थे। तो अगर कुछ इशू होता था तो मैं उनसे पूछता था फ़ोन करके। जैसे मान लो कई बार मायोकार्डियल इन्फेक्शन के केस आते थे तो कैसे उनको मैनेज करना है, ये सब मैं उनसे पूछता रहता था बीच बीच में, जो डाउट होता था। इसके अलावा स्किन के केस भी बहुत आते हैं वहाँ पे पेरीफेरी में। अब जाओगे तो लोग थोड़े मतलब ध्यान नहीं देते हैं, तो स्किन इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको ये जो है स्किन के बारे में आपको थोड़ा नॉलेज लेना पड़ेगा। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप, मैंने 2 बुक खरीदी थी जो कि मैंने अमेजन से लिया था। एक घनश्याम वैद्य सर की बुक है और एक और बुक है आई थिंक संगीता शर्मा की।
दोनों बुक बढ़िया है। और इसमें घनश्याम वैद्य की बुक में क्या है कि ये मतलब इजी है, मतलब समझने में आसान है, लेकिन थोड़ा आउटडेटेड टाइप का है। और संगीता शर्मा की बुक जो है वो ठीक है, मतलब अपडेटेड है, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लेक्स नहीं बोलूँगा, थोड़ा हल्का सा एडवांस लेवल है, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। फिर भी दोनों बुक्स बढ़िया हैं। स्किन के लिए मैंने एक बुक खरीदी थी ऑनलाइन देख के, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, वो उसमें बहुत बेसिक बेसिक ट्रीटमेंट दिया था, तो आप समझ जाओगे उसको कैसे मैनेज करना है, ठीक है। और इसके बाद तीसरा प्रॉब्लम है वो, आप अगर आप एक स्पेशलिस्ट हो और आप मान लो पीडियाट्रिशियन हो या गायनेकोलॉजिस्ट हो, या ये दो ही में मैं ज़्यादा बोलूँगा क्योंकि बाकी से मैनेजेबल हो जाते हैं, तो आपको ये फेस करना पड़ेगा, वो है ड्यूटी आवर्स का प्रॉब्लम। मतलब मान लो मेरे यहाँ 3 शिफ्ट में ड्यूटी होती थी। पहला था मॉर्निंग जो कि ओपीडी होता था 8 to 1, उसके बाद होता डे शिफ्ट जो कि था 1 PM से लेके 8 PM तक, और एक था नाइट जो कि 8 PM to 8 AM था। अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप पीडियाट्रिशियन हो तो आपको हमेशा रेडी रहना पड़ेगा कि कोई पेशेंट, कोई बच्चा कभी भी आ सकता है। ये नहीं कि आप ड्यूटी खत्म हुआ तो आप गए मूवी देख रहे हो, सिनेमा देख रहे हो ओटीटी पे, क्योंकि मैं था वहाँ पे तो न्यूबॉर्न तो यार अगर आप हो तो कोई भी होगा तो आप ही को दिखाने आएगा, ठीक है, आप उस वो आपको फी देगा, परंतु क्या होगा कि कई कई बार तो ऐसा होता था कि मतलब सुबह 5 बजे लोग आते थे, दोपहर रात को 12 बजे 2 बजे, मतलब कई दिन तो मैं सो ही नहीं पाता था। अचानक से पता चलता है कि डिलीवरी हो चुका है, 2 बजे रास्ता में डिलीवरी हुआ, बच्चा जो है अपने में है या फिर बर्थ एस्फिक्सिया है, चाहे 3 है, तो ये सब प्रॉब्लम्स होता है। तो मैंने धीरे धीरे मैंने मान लिया था कि ये पार्ट है मेरे मतलब इस लाइफ का, तो मैंने ज़्यादा क्या रजिस्ट करना है इसमें, तो मैं जो भी आता था मैं देखता था, जैसा कॉल होता था वैसा अटेंड करता था, और तो कोई ऑप्शन भी नहीं थे आपके पास। क्योंकि अगर आप एज ए पीडियाट्रिशियन या गायनेकोलॉजिस्ट, अगर मान लीजिए ऐसे ही गायनेकोलॉजिस्ट में अगर लेबर पेन में आ रहा आप नहीं दोगे तो लोग बहुत इशू खड़ा करते हैं। तो आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि आप एटलीस्ट गायनेकोलॉजिस्ट या पीडियाट्रिशियन हो तो आपको 24 आवर अगर आप हो वहाँ हॉस्पिटल में तो आपको अवेलेबल रहना पड़ेगा, और कभी भी कोई भी पेशेंट आपको दिखाने आ सकता है, ठीक है। तो ये भी मैंने मेजर 3 प्रॉब्लम्स बताए हैं। वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, आई थिंक 16-17 मिनट का हो चुका है। मैं और भी प्रॉब्लम बताऊंगा और उसका सोल्यूशन मैंने कैसे कैसे करके किया ये बताऊंगा। सब्सिक्वेंट वीडियो में 2 या 3 वीडियो और बनाऊंगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।